हाय गाइस, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। तो आज जो है और आज से ही हम लोग अपना फिर से वही कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं ताकि आप लोग के पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास के चालू कर दिए हैं, ठीक है। और इसका मजा जो है आप लीजिए और भरपूर मजा लीजिए, इसको अच्छी तरह से बनाइए, क्योंकि आज जो है अपना एक बेहतर पाठ, सबसे इम्पोर्टेंट पाठ जो है आपको बहुत बिल्कुल अच्छा लगेगा, इस पाठ को मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। हम लोग क्लास 9 के लिए तो कर दिए हैं और साथ में अब क्लास 10 की बारी है, तो क्लास 10 भी हम लोग करेंगे। क्लास 10 के लिए हम लोग लेसन 3 को करने वाले हैं। और पहले से जैसा कि आप जानते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो अभी देखना शुरू किए हैं या इन चैनल से अभी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक बात कह दिया जाए और साथ में आप भी सुनिए, जो पढ़ चुके हैं उनको भी सुनना होगा कि क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पाठों को हम लोग पढ़ लिए हैं। तो लगभग हम लोगों ने एक लेसन 2 और लेसन 7 बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई कर लिया है। यदि चाहते हैं कि इन सभी पाठों का आनंद लिया जाए तो आप चैनल के प्ले लिस्ट पे जाकर के उसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने विषय बिंदु पे। जैसा कि पाठ का नाम कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ब्रांच है अलजेब्रा का, ठीक है। इस अलजेब्रा के ब्रांच में हम लोग क्या करेंगे आज तो पता चल ही जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इसे बात को हम लोग समझे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसका नाम पड़ा है तो क्यों नाम पड़ा है, ठीक है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण नाम पड़ा है तो इस नाम का क्या क्वालिटी है आप समझिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ चर, ठीक है। यहाँ पे चर लिखने वाला हूँ और यहाँ पे लिखने वाला हूँ अचर, जैसा कि आप पहले से भी कोई भी जानता होगा, ठीक है। तो चर कहने का अर्थ है 1 2 3 4 नहीं, बल्कि अल्फाबेटिकल लेटर। अल्फाबेटिकल जैसे कि आपने जानते होंगे कि ABCD वाले को हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर कहते हैं, यानी कि ABC ... ये अपना अल्फाबेटिकल लेटर हुआ, ठीक है। और चाहे तो छोटा वाला भी ले सकते हैं, स्मॉल वाला भी, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c ... Z। ये बात, या चाहे तो आप बड़ा वाला ले या चाहे तो छोटा वाला ले, वो सबका नाम चर ही होगा, ठीक है। अल्फाबेटिकल लेटर को हम लोग चर ही कहते हैं। उसके बाद जितने भी अपने पास नंबर है उसको हम लोग कहते हैं अचर। जैसे कि अपना नंबर यहाँ से लिखा जाए 1 2 3 ... इंफिनिटी तक करना है, अनंत, ठीक। संख्याओं का अनंत तक हम लोग लेके चलेंगे, 100 1000 लाख करोड़ तक, ठीक है। इसको हम लोग अचर कहते हैं। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें पाठ का ही नाम है 2 चर वाले। सबसे पहले चर ही मिल गया है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि 2 ठो चर होने चाहिए, ठीक है। 2 ठो चर होने चाहिए और साथ में कैसे चर होने चाहिए, तो रैखिक होने चाहिए। तो रैखिक का होता है अर्थ, रैखिक का अर्थ समझिए कि वह है चर जिसका घात 1 हो, रैखिक चर कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया x², यहाँ पे दिया गया है y², y³ y4 x1 1 तो लिखा नहीं जाता है, ऐसे में आपको लिख कर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, y1। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि इसका घात देखा जाए तो 2 है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए द्विघात है, त्रिघात है, 4 घात वाला है, लेकिन यहाँ पे ये सब क्या है भाई, तो 1 घात वाले हैं। 1 घात वाले को ही हम लोग कहते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाइए कि रैखिक किसको कहते हैं, ठीक है। और रैखिक तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैं लेसन 2 में पढ़ा दिया हूँ। आप चाहे तो वहां से बहुपद और साथ में रैखिक किसको कहते हैं आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से कुल मिला जुला करके मैं बात कर दूँ कि यहाँ पे हम लोग जान गए कि 2 ठो चर होंगे, चर 2 ठो होंगे, 2 चर होंगे, लेकिन कैसे चर होंगे, तो 1 घात वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि उनका घात होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए, तभी तो वो रैखिक कहलाएंगे। तो मैं यहाँ से एक अपनी तरफ से डिफिनीशन लिखता हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से डिफिनीशन लिखता हूँ, इसको किताबी डिफिनीशन नहीं है, अपनी तरफ से मैं इसको बना करके लिखता हूँ, ताकि आप पाठ से बिल्कुल अच्छी तरह से रूबरू हो जाइए, ठीक है। पहला नंबर बात कह रहा है, मैं लिखूंगा ही कि 2 चरों एवं 1 अचर इसको थोड़ा सा और ऊपर से लिखता हूं, ठीक है। पूरा पॉइंट को हम लोग कवर करते चलेंगे। 2 चरों एवं 1 अचर पद द्वारा बना वह बीजीय व्यंजक
वह है बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें, अभी आप कॉपी ना करें, ठीक है, कॉपी के लिए करने के लिए समय मिलेगा, ठीक, मैं बिल्कुल हट जाऊंगा और अच्छी तरह से आप लिखिएगा। अभी आप बातों को समझिए, ठीक है, आप बातों को समझिए, कॉपी ना करें। व्यंजक जिसमें चर का घात एक हो या रैखिक भी इसको कर सकते हैं, रैखिक घात वाला हो, ठीक है, ये बात लिख दिया जाए। देखिए परिभाषा को समझने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें जुगाड़ करने वाला हूँ जिसको मैं कर देता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखाई देगा, अच्छी तरह से देखने के लिए। हाँ ये रहा, मैं कर दिया इसको, अब आपको बेहतर तरीके से दिखाई देगा। कह रहा है कि चर, यहाँ पे डिफिनेशन को एक पॉइंट को हम लेक्चर चलेंगे। तो देखिए तो यहाँ कह रहा है दो ठो चर चाहिए, यानी कि ABCD का कम से कम 2 ठो लेटर चाहिए, 2 चरों एवं एक अचर, यानी कि अचर में का भी एक ठो चाहिए, इस अचर में से भी एक ठो लेंगे हम लोग, एक अचर चाहिए, द्वारा बना वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक हो या रैखिक घात वाला हो। चर जो होगा, अल्फाबेटिकल जो लेटर होगा वो रैखिक होना चाहिए और साथ में उसके साथ 2 चर आना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके साथ में इसका स्ट्रक्चर भी लिखने वाला हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर तो बाद में लिखूंगा। सबसे पहले आप समझिए कि परिभाषा को संतुष्ट करने के लिए हम लोग एक ठो बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए तो एक एग्जाम्पल में, छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ। 2x + 3y + 5 = 0। आप परिभाषा और साथ में इस एग्जाम्पल को देखिए और एग्जाम्पल को देख करके समझिए कि क्या जो डिफिनीशन लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ संतुष्ट हो रहा है क्या, ठीक, संतुष्ट होगा ही होगा, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि दो चरों यानी कि 2 ठो चर होना चाहिए। तो देखिए आपके पास 2 चर दिखाई दे रहा है, एक ठो यहाँ पे x वाला और यहाँ पे एक ठो y वाला, 2 चर तो दिखाई दे रहा है। साथ में ये बात कह रहा है कि 2 चरों द्वारा एवं एक अचर पद भी है, ठीक है, एक अचर पद है अपने को, और कह रहा है जिसमें चर का घात 1 हो, तो चर का घात तो 1 है भी किया है भाई, चर का घात तो 1 ही है। तो ये परिभाषा और साथ में एग्जाम्पल दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो है आप बात को समझ चुके होंगे, ठीक है, यानी कि 2 चर होने चाहिए और साथ में रैखिक होने चाहिए, तभी जाकर वो समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा। इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए, आप समझिए और आप बता सकते हैं कि क्या आपको समझ में आ रहा है क्या। हाँ, यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और हमें बता सकते हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे इसका बात क्या हो रहा है। मैं जैसा कहा था कि मैं हट जाऊंगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, तो मैं एक बार हट जाता हूं और आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट करिए। अब मैं इसे रफ करने वाला हूं और चल रहा हूं अगला पॉइंट हम लोग का क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखेंगे अगला पॉइंट बिल्कुल मजेदार होगा। तो यहां से इसको तो हम लोग इसको भी चाहे तो रफ कर सकता हूं, हाँ रफ कर सकता हूं, आप लोग बता सकते हैं क्योंकि ये हो गया होगा, जिसको मैं हटा देता हूं। दूसरी बात हो रही है कि 2 चर वाले कॉपी ना करें, ठीक, कॉपी तो बाद में करने का टाइम मैं देख ही रहा हूं, ठीक है, आप गौर सुने। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप समझ लीजिएगा। तो लगभग इस पाठ के आगे बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, उसका रूप समझ लीजिए और उस रूप को जो समझ लीजिएगा तो तोड़ना बिगड़ना आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है, और उस तोड़ना बिगड़ना को हम सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यहाँ देखेंगे। ax + by + c = 0। दूसरी बात होगा
A1 यहाँ मैं कह दूँ, B1 कह दूँ, यहाँ पे C1 कह दूँ, और साथ में यहाँ कह सकता हूँ A2x प्लस B2y। हाँ रुकिए, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। A2x B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। इतना बात तो लिख दिया हूँ, लेकिन समझ में आ रहा है शून्य, ठीक। लेकिन समझ में तो आएगा इतना अच्छी तरह से कि आप कहिएगा हाँ ये पाठ आया है हमें समझ में, आप खुद कहेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं बता दूं कि आप कहेगा A आया है, B आया है, C आया है, X आया है, ये सब है क्या? तो कुछ है नहीं, आपको समझने की देर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहेंगे A जो है, A चाहे वो A1 हो चाहे A2 हो, A जो है, B जो है और C है, क्या ये आप समझे? तीन ही तरह के तो है आदमी, और इन तीनों बातों को हम समझ लेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और संभव तो अच्छा तो लगता ही है, ठीक है। A बराबर जो है x का गुणांक मतलब उसके साथ आने वाला x का गुणांक कोफिशिएंट, और B बराबर जो है y का गुणांक, और C जो है अचर पद। हाँ भाई, A B C तो हम लोग कर ही लिए हैं, और साथ में यदि आपको गुणांक शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ। यदि यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा कर लिया जाए 2x प्लस 3y, तो यदि आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक कौन है, तो आप कहेगा कि x के साथ में जो आया है वही तो गुणांक कहलाता है, तो यही गुणांक होता है, ठीक है। y का गुणांक कौन है, तो y के साथ जो आया रहेगा वही हो जाएगा गुणांक, ठीक है। एक ठो रुकिए और बताता हूँ, और दिया x प्लस y, अब बताइए तो गुणांक, x माइनस y, अब बताइए तो गुणांक। तो कहेंगे x के साथ में जो आया है, तो आप कहेगा कौन आया है, तो कुछ नहीं आया है तो 1 आया है, ठीक है। कुछ नहीं आया है तो 1, यानी कि ये भी है x का गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे है 1, और y का गुणांक कितना है भाई, तो ये भी है 1। इसमें पूछा जाए तो x का गुणांक 1 और y का गुणांक पूछा जाए तो 1 नहीं बोलना है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, तो माइनस का है, ठीक। ये ना कि बोलते जाए और काम खत्म हो गया है, ये अब आपको समझना भी पड़ेगा कि साथ में यहाँ पे प्लस था तो हम लोग 1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो आपको कहना होगा कि -1, ठीक। गुणांक समझ में आ रहा है, तो यही तो है। यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक, सब गुणांक हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको हटाते हैं, तो यहाँ पे जो है x के साथ जो आया है, वही तो है x का गुणांक, यानी कि a जो है x का गुणांक है, और b जो है y का गुणांक है, और c जो है अचर पद है, ठीक। वो अकेला आदमी है, ठीक, उसके साथ कोई चर नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको एक स्टेप समझिएगा। अगर ये बात ना समझ में आए तो ये भी एक ऑप्शन है, ठीक। यहाँ पे आप कह सकते हैं इनके बदले में कि A, B और C जो है ये क्या है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं A, B, C जो है वास्तविक संख्या है। ये तो बात समझ में आ रहा है। और वास्तविक संख्या आप जानते हैं किसको कहते हैं, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको तो मैं पहले ही पढ़ा दिया हूँ, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि नंबर कैसे बने हैं, और नंबर एंड इक्वालिटी का एक पहले लिस्ट हम लोग का बना हुआ है चैनल पे, तो आप चाहे तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। और अपनी संख्या को सुधार सकते हैं, ठीक। जो जानकारी नहीं है संख्याओं के बारे में, उसकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो A, B, C वास्तविक संख्या है, यानी कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिया जाए जो कि इस बात को अच्छी तरह संतुष्ट करता होगा। पहला बात हो रहा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 9x प्लस 2y प्लस 3 या -3 कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 0, प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। अब इसके साथ आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या बात है, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, पहला नंबर के बाद है 1 नंबर कर दिया, इसका हम लोग इक्वेशन 2 बना सकते हैं, यानी कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम होगा तो मैं इधर आ जाता हूँ, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग देखिए। इसके बाद जो देखिए कि यहाँ पे जो है x के साथ में आया है, x के साथ में, हाँ x के साथ में जो आएगा तो उसका नाम होगा a। यहाँ पे भी x के साथ में आया है तो इसका भी नाम है a। तो ये भाई x के साथ में दो आदमी आए हैं और दो जगह पे आए हैं, तो पहचाने कैसे, तो आप कहिएगा कि देखिए इसको कह दीजिए A1, इसको कह दीजिए A2। अब तो पहचान लेंगे हैं, अब तो पहचान सकते हैं कि A1 कौन है A2 कौन है।
उसके बाद देखिए y के साथ में जो आएगा, y के साथ में जो आएगा उसका नाम हो जाएगा b, और यहाँ भी y के साथ में आया है तो इसका भी नाम हो गया b। अरे भाई तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो आप कहेगा कि कोई मार्क लगा दीजिए ताकि पहचान लिया जाए, ठीक। तो इसका हम लोग कह देंगे b1, इसका नाम कह दिया हम लोगों ने b2। हाँ, ये कोई बाहरी बात नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं दैनिक जीवन में कोई लड़का एक ही जैसा कुर्ता पहन लिया है तो आप उसको पहचानेंगे कैसे, तो आप एक ठो मार्क लगा देते हैं। अरे भाई वो गोरा होगा, एक ठो काला होगा, ये बड़ा होगा, छोटा होगा, टिकना होगा, ऐसा बात तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे दो जगह पे एक ही बात बन रहा है, तो एक का नाम हम लोग मार्क लगा दिया कि b1 है, एक नाम है b2। यहाँ पे भी अचर पद है तो इसको हम लोग सी कह दिया, यहाँ पे भी अचर पद है तो यहाँ पे भी सी कह दिया। तो पहचानेंगे कैसे, तो कुछ मार्क लगा देते हैं। इसका मतलब जो है इसको हम लोग कह सकते हैं c1, इसको कह सकते हैं हम लोग c2। बात क्लियर है, ठीक है। तो दो समीकरण आएंगे तो उसमें का आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 पहचानने आ गया होगा तो मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक। और नहीं तो एक तो और बात आपके सामने रखने वाला हूँ और आप हमें बताइएगा कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, c2 कौन है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है, और इस तरह से 9x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं बराबर की इधर भी लिख सकता हूँ, अब चाहे तो इधर ला करके उसको माइनस में कर सकते हैं, जैसे कि आप समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे देखिए x जो है, x के साथ में कौन आया है, अब बताइए x के साथ में कौन आया है, तो आप कहेगा कि कुछ नहीं आया है तो 1 आया होगा, तो यही तो है a। और यहाँ पे x के साथ कौन आया है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है, तो कुछ नहीं का बात होगा कहाँ, ठीक, दिखाई तो दे रहा है। तो यहाँ पे भी आया हुआ है, तो यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है। x के साथ होगा तो a कहलाएगा और y के साथ होगा तो क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, ठीक है। तो y के साथ में जो है इसका नाम हो गया है b, और यहाँ पे भी y के साथ में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो एक कहिए, y के साथ जो दिखाई दे रहा है उसका नाम हो जाएगा b, और ये होगा अपना c, यहाँ पे भी हो गया c। तो यहाँ पे b दोनों दिखाई दे रहा है तो b1, यहाँ पे कह दिया b2, यहाँ पे c2 दिखाई दे रहा है तो c1, और यहाँ कह दिया हम लोगों ने c2। अब तो क्लियर हो गया है कि a1 कौन होगा, a2 कौन होगा, b1 कौन होगा, b2 कौन होगा। क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, और साथ में एक बार मैं हट जाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्या क्या लिख दिया गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको समय भरपूर मिलेगा कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो आप कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं अब रफ कर दूं, हाँ रफ कर दिया जाए इसको। और जब इतना अच्छा बात हो गया है कि आप बैठ करके आगे पीछे करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, खाली समय में आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो लेक्चर चल रहा है इस बात को आप समझिए, ठीक है, बात को समझते जाइए, और बाद में कॉपी करना है तो ये तो आपकी मोबाइल की बात है, ठीक है। आप चाहे तो आगे पीछे बढ़ा कर उसको देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का और क्या क्या क्वालिटी पढ़ना है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे लिखा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा तो हल करने की विधियां कैसे कैसे इसको हल करते हैं। तो पहली विधि जो है गणितीय विधि है और दूसरी विधि जो है ग्राफीय विधि है, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी हम लोग कहते हैं, ठीक, या ग्राफिकल मेथड भी हम लोग कहते हैं। तो पहली विधि का नाम हो जाएगा गणितीय विधि और दूसरी विधि का नाम जो है ग्राफीय विधि। ये बात हम लोगों ने देखी है, यानी कि उस दो चर वाले रैखिक समीकरण से हम लोग गणितीय और ग्राफीय विधि को अपना करके दोनों चरों का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा जब हम लोग पाठ के अंदर चलते चले जाएंगे तो ये पाठ आपको इतना मजेदार लगेगा और इतना यूजफुल होगा अपने दैनिक जीवन में भी कि आप कहिएगा कि ये पाठ पढ़ते हम लोग धन्य हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल मजेदार पाठ है, और जब ये पाठ समझ में आएगा तो 4 लेसन तो बिल्कुल आपका ही हो जाएगा।
ठीक है। 4 लेसन, 2 लेसन और 3 लेसन बिल्कुल एक ही सीरीज में है, जिसको हम लोग लाइन से करते चलेंगे। 2 कर लिए हैं और 3 कर ही नहीं रहे हैं, और आने वाले समय में 4 भी करेंगे और आने वाले समय में 5 भी करेंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह से कंटिन्यू क्लास चलेगा और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ बात हो रहा है गणितीय विधि की और बात हो रही है ग्राफी विधि की, यानी कि अर्थमेटिक मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड के दोनों की बात हो रहा है। तो पहली बात जो है, ये गणितीय विधि को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गणितीय विधि लगभग हम लोग यहाँ पे 3 विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। और उस तीनों विधि को तो मैं सिखाऊंगा, एक बात समझ लीजिए पहले, तीनों विधि मैं सिखाऊंगा, लेकिन उस विधि में से आपको जो विधि अच्छी तरह से समझ में आती है और बिल्कुल लगता है कि मैं इसमें कभी नहीं फंस सकता हूँ, उसी विधि को आप अपनाइए। बात एक बार फिर समझिए कि जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें हम लोग को 3 तरह की विधियां पढ़नी है, यानी गणितीय विधि का 3 प्रकार है। उस तीनों प्रकार को अपना करके चर का मान निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन उस तीनों में से जो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा उसी को अपनाइए। जैसा कि अपने दैनिक जीवन में कहीं आपने दुकान पे गए, कपड़े की दुकान पे गए माता पिताजी के साथ, तो वहां पे आपको 2, 3, 4 कपड़े दिखा दिए गए, शर्ट दिखा दिए गए, लड़की है तो फ्रॉक देख लिया, ठीक है। कुछ भी अपना दैनिक जीवन का सामान खरीद रहे हैं, तो उसमें दुकानदार ने 4-5 चीजें दिखलाया, तो आपको जो अच्छी तरह से पसंद होगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से पसंद होगा, उसी को तो आप लीजिएगा ना, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करना है कि जो बिल्कुल अच्छा लगेगा उसी को आप अपनाएंगे, ठीक। ऐसे तो मैं तीनों हर समय प्रयास करूंगा कि तीनों अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है, तीनों अच्छी तरह समझ में आए। हाँ, लेकिन ये ना होगा कि तीनों मत खरीदवा लीजिएगा, ठीक है। खरीदवाने गए हैं तो तीनों मत खरीदवा लीजिएगा, बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। तो ये बात दैनिक जीवन से थोड़ा सा हट कर भी है। यहाँ पे हम लोग तीनों ले सकते हैं, लेकिन वहां पे तीनों लेने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। देखिए पहला पार्ट हो रहा है, इसका पहला बात होगा कि इसको हम लोग, एक विधि है अपना प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन स्थापन विधि। दूसरा बात है, 1 नंबर को ये बात, 2 नंबर बात होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा जो है ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, ठीक है। ब्रज गुणनखंड विधि भी हो गया। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं इसका, देखिए ग्राफ 3 तरह से टूटेगा, ठीक है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो कुछ बात तो आप जरूर जानते होंगे। ग्राफ में आप लगभग 7 क्लास में ही ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो कुछ बातों को जरूर जानते होंगे। तो जैसे एक्स अक्ष, और जानना बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले ही ग्राफ ही तो पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति में। तो उस ग्राफ में आपको एक रेखा इस तरह से आ सकती है, एक रेखा इस तरह से आ सकती है, तो ऐसा बात हो सकता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इसको कह देंगे कि ग्राफ 3 तरह का मिलेगा। एक मिलेगा समपाती, पहले तो मैं लिखूंगा प्रतिच्छेदी, हल तो ये है, ठीक, लेकिन ये ग्राफ मिलेगा कैसे ये भी आप समझिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, दूसरा समपाती मिलेंगी, समपाती। तीसरा बात होगा संरेखी मिलेगी, संरेखी ना समांतर कह देता हूं इनको, समांतर भी मिलेगी। ये बात है, इस तरह से हो सकता है। अब आपको बात लग रहा होगा कि समपाती, संरेखी ये सब है क्या, तो इतना अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा संरेखी, समपाती, कि आप कहिएगा कि हाँ ये तो बिल्कुल अपना ही है। थोड़ा सा समझने का दिक्कत हो गया था, इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा था, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा तरह से लगेगा, आप कहिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे यहाँ पे, ये जो है आज इसको एक ठो मैं बना के बताने वाला हूँ, और साथ में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा कि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो हल करने का औजार जो है ये दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो हल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और कैसे हल करेंगे, तो इन्हीं विधियों का उपयोग करके हल करेंगे। तो मैं इसको अब रफ कर सकता हूँ भाई इसको, पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी विधि सबको समझ लिया जाएगा। ये हमने इसको रफ किया, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से उस बात को बताने वाला हूं जिस बात के लिए हमने क्लास किया है, ठीक है। क्लास इसलिए मैं करा रहा हूं कि ताकि आप उस विधि को
इतना अच्छा तरह से समझा दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, पहला विधि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं गणितीय विधि। तो गणितीय विधि में सबसे पहला विधि अपना था प्रतिस्थापन। ठीक है, पहला विधि का नाम था प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, कुल मिला करके इसका नाम ही उसका गुण को प्रदर्शित कर रहा है। प्रतिस्थापन, जैसे यहाँ का सामान उठा करके यहाँ पे रख देना ही कहलाता है प्रतिस्थापन। यानी कि इस सामान को यहाँ पे रखा गया था, हाँ, इस वस्तु को यहाँ पे रखा गया था और इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया गया है, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु पहले यहाँ पे थी और उठा करके यहाँ पे रख दिया, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया। और साथ में विस्थापन, बात तो आप सुनते होंगे, विस्थापन यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी कि ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन कर दिया गया है, प्रतिस्थापित, या इसको उठा करके यहाँ पे कर दिया जाए। ए को उठा करके बी के पास रख दिया जाए या बी को उठा करके ए के पास रख दिया जाए, तो दोनों स्थिति में ए और बी प्रतिस्थापित ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन। ठीक, और दूसरा बात हम लोग का हुआ था विलोपन विधि। और तीसरी विधि का नाम था ब्रज गुणनखंड विधि। और साथ में मैं इस तरफ अब आने वाला हूं, ये तो अपना गणितीय विधि हुआ इस तरह से। अब इधर हम लोग आ रहे हैं ग्राफीय विधि। ये बात हमने लिख दिया। तो ग्राफीय विधि में आपको एक बात समझना होगा कि हमने पहला बार लिखा था प्रतिच्छेदी। क्या लिखा था? प्रतिच्छेदी। तो देखिए, प्रतिच्छेदी का अर्थ था क्या है, इसीलिए इस बात को मैं पूरा लिख रहा हूँ। प्रतिच्छेदी का अर्थ क्या होने वाला है ये आप समझिए। जैसे कि हमको कहा गया कि आप एक ग्राफ खींचिए, तो हमने ग्राफ खींच दिया यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह से डला हुआ है, और यहाँ पे 1 2 3 इधर भी डला हुआ है। तो यदि एक ग्राफ में यहाँ से इस तरह से पहली बार खींच लिया और दूसरी बार जो है एक ग्राफ इस तरह से मैं खींच लेता हूँ, तो देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसी का अर्थ है प्रतिच्छेदी, यानी कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी मिलेंगी। दूसरी बात होगा कि हम लोगों ने कहा था समपाती। देखिए, समपाती का अर्थ क्या होता है, जैसे कि एक हमने ग्राफ खींच लिया इस तरह से, यहाँ पे x कह दिया जाता है, y कह दिया जाता है, x कह दिया जाता है और y कह दिया। यहाँ पे बात हुआ 1 2 3 इस तरह से हम लोग कह दिए। ठीक है, लिखे या ना लिखे अभी तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, लेक्चर चल रहा है, बाद में जो क्लास चलेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो उसमें तो आपको 1 2 3 और सब साथ में स्केल उसके लेकर के बैठना होगा। ठीक है, ज्योमेट्री है, कल जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास उसको लेकर चलना होगा। तो ये बात हुआ, यानी कि एक समीकरण के लिए हम लोगों ने ऐसा लाइन खींच लिया और आएगा, मान लीजिए आ गया। उसके बाद दूसरा समीकरण के लिए खींच रहा हूं, तो ठीक इसी पे फिर आ रहा है। ठीक है, फिर इसी पे होगा, यानी कि ये तो यहाँ तक था ही, और साथ में एक दूसरा बात जो है फिर इसी पे आ गया है, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही दूसरे पर आ जाएंगी, तो उसी का नाम होता है समपाती। ठीक है, समपाती हो जाएंगी, यानी कि समपाती का अर्थ है एक दूसरे पर। ठीक, दूसरा बात हो गया। तीसरा बात होने वाला है समांतर रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो समांतर का अर्थ होगा कि एक मैंने यहाँ पे खींच लिया, यानी कि x हुआ और यहाँ पे हुआ y, और ये अपना शून्य मूल बिंदु, यहाँ पे 1 2 3। तो पहला बात जो होगा कि इसको एक रेखा हमने इस तरह से खींच लिया और दूसरा रेखा जो है इस तरह से हमने खींच लिया। तो ये देखिए, समीकरण के दो रेखाएं मिली, लेकिन दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी काटने वाली नहीं है। तो हम लोग कह देंगे कि समीकरण का हल तो निकला है, लेकिन समानांतर हल निकला हुआ है। ठीक है, और किस विधि से निकला हुआ है, तो इस विधि का नाम क्या है? ग्राफीय विधि। और इसको अच्छी तरह से मैं बताऊंगा जब एक क्वेश्चन को गणितीय और ग्राफीय दोनों विधि से हम लोग बनाएंगे। तो ठीक, तो अभी हम लोग इसको रफ करेंगे और साथ में आपको इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से और साथ में इस विधि से दोनों का मैं एक हल दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, तैयार है तो करते हैं, चलते हैं और देखते हैं। और साथ में चाहे तो आप इसको एक बार रफ कर सकते हैं, हम तो रफ करेंगे, लेकिन आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ और इसको आप नोट कर लें कि ये जो है, इस बातों को तो आपने पहले ही नोट कर लिया, लेकिन इस बात को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक से मैं इधर रफ कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है, थोड़ा सा नॉइज पोल्यूशन होगा, उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, मैनेज करेंगे उसको। तो यहाँ पे इसको हमने रफ किया, एक समीकरण में लिखने वाला हूँ और उसको गणितीय विधि से हल करने वाला हूँ। जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हमने लिख दिया। अब देखिए, आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग अगर ऐसे लिखा रहेगा, देखो लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 3 लिखे थे और x माइनस वाई बराबर लिख दिया हूँ 1। इस तरह से भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी इधर है तो उस समय हम लोग इधर ला दिए थे, यानी लिखे थे x प्लस वाई, अब प्लस में 3 था तो इधर हो गया था माइनस 3, इधर हमको कुछ नहीं मिला था तो 0 हम लोग कर दिए थे। फिर हम लोग कहेंगे x माइनस वाई और प्लस में 1 है, इधर आया तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप कभी भी प्रश्न देख करके घबराइए नहीं, बिल्कुल वही बात है जो पहले बात हुआ करता था। ठीक है, अब इसको हम लोग हटाते हैं। ये हमने समीकरण लिख दिया, इसको हम लोग अपनी इच्छा से कर देंगे समीकरण 1, यहाँ पे कर देंगे समीकरण 2। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किस विधि का, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के बाद हम लोग कर रहे हैं, तो इस विधि को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, प्रतिस्थापन क्या होता है, यानी कि एक वस्तु को उठा करके दूसरी वस्तु तक रखना तो प्रतिस्थापन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर किसको उठा कर रखा जाएगा, ये आप देखेंगे। आप चाहे तो 1 से या 2 से किसी समीकरण से चल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि एक वाली बात को आप उतार के लाइए। एक स्टेप समझिए, एक वाली बात को उतार के लाइए तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 3। किसी की इच्छा होगी तो वो समीकरण 2 से भी आ सकता है। ठीक है, उस 2 से भी आकर के मैं अभी दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। तो 1 से हम लोग एक बात को उतार लिए। अब आपका दूसरा काम होगा, पहला काम हुआ कि समीकरण 1 को या समीकरण 2 को आप उतार करके लाइए। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा कि कोई एक चर को एक तरफ रख करके बाकी को उधर हम लोग भेज देंगे, यानी कि x को या y को इधर छोड़ करके अब बाकी को सबको उधर भेज देना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 3 और प्लस में y था तो इधर हो जाएगा माइनस में y। इतना काम आपको करना होगा। यदि किसी ने सोचा कि हम y को इधर छोड़ते हैं तो वो कहेगा 3 अब प्लस में x तो आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। किसी एक काम को आप कर सकते हैं। तो हमने उस समय क्या किया था कि हमने छोड़ दिया था x को, तो x को छोड़ेंगे तो 3 यहाँ जो कहते हैं, अब प्लस में y है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में y, यानी कि यहाँ पे 1 2 समीकरण तो हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, हाँ यहाँ पे समीकरण नंबर 3 हो गया। तो जिस समीकरण से लेकर के आए हैं इसको, उसके अपोजिट वाले समीकरण में, दूसरे वाले समीकरण में इस वैल्यू को ले जाकर के रखेंगे। तो आप बताइए हम लोग कहाँ से लाए हैं इसको, तो 1 से लाए हैं और कहाँ पे ले जाकर रखना पड़ेगा, तो हमने कहा है कि जिसमें से लाए हैं उसमें से नहीं रखना है बल्कि दूसरे में रखना है। तो 1 से लेकर के आए हैं तो 1 से तो ला दिए, लेकिन इस मान को ले जाकर कहाँ रखेंगे, अब भाई 2 में रखेंगे। ठीक है, 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम लोग। प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित करिए तो हमारे साथ। तो कैसे करेंगे भाई, जब समीकरण 2 आएगा तभी तो प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 को बुलाइए यहाँ से, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो इसको हमने इक्वल टू 1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x से अपने पास x का वैल्यू प्रतिस्थापित करना है इस वाले के मान को, यानी कि इस x के मान को यहाँ पे ला करके प्रतिस्थापित करना है। तो इस x के जगह पर 3 माइनस वाई लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पर 3 माइनस वाई, इसकी जगह पर हम लोग तो लिख दिए। ठीक है, तो दूसरी बात है, इसके जगह पर लिखने के बाद अब अपने पास बचा है क्या, तो बचा है माइनस वाई और इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे
3j कहते हो, -j कहते हो, और ये -j कहते हो, यानी कि ब्रैकेट को हम लोग रिलीज कर दिए, हटा दिए ब्रैकेट को। अब आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा तो हम लोग आते हैं इधर थोड़ा सा, ठीक है, इधर से दिखाई देगा। उसके बाद देखिए तो 3 इधर है तो इसको इधर हम लोग भेज देते हैं, यानी कि इसके पास बचेगा हम लोग के पास कि बचा है हम लोग के पास -y 2y बचा है, तो -2y इक्वल टू 1 और प्लस में 3 है तो इधर आया तो हो गया माइनस में 3। ये बात तो कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद ही -2y इक्वल टू 1 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2। ये भाई देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया है और साथ में 2 गुना में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भगा में हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो गया है 2 अब बटा में 2, काट दिया तो मिल गया 1। ये देखिए y का एक सुंदर मान आ गया है, बहुत ही सुंदर मान आ गया है। अब देखिए y तो निकाल दिए, अब तो x भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 चर पढ़ना है, ठीक है, अपने 2 चर पढ़ना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस y के मान को आप चाहे तो इस घर में, इस घर में, इस घर में कहीं पे रखिए, दूसरा आदमी मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो आप चाहे तो 3 के पास रखिए, 2 के पास रखिए, 1 के पास रखिए। तो हम जा रहे हैं समीकरण 3 के पास, लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 को उतार के ला रहे हैं यहाँ पे, लेकर के आइए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 माइनस वाई, x इक्वल टू 3j कहते हैं, माइनस y की जगह पे हम लोग को मिलेगा 1, y की जगह पे कितना मान मिला है, 1 मिला है, तो वहां पर रख देता हूँ, यानी कि x इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा अपने पास 2, ठीक है। तो 2 नंबर चर का मान निकल करके आ गया है, यानी कि x का मान हमारे पास स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं कि x का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 2 और y का मान निकाल लिया हम लोगों ने 1, ठीक है। x का मान 2 और y का मान हम लोग 1 निकाल लिए हैं, ठीक है। और कितना समझ में आ रहा है आप चाहे तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। और कुछ दिन के बाद हम लोग का पाठ चालू होने वाला है, तो पाठ चालू होगा तो आपको होमवर्क जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसको देना होगा, ठीक है। आपको होमवर्क बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ से डेली 10 होमवर्क आपको देने वाला हूँ, आपको सॉल्व करके हमको बताना होगा। ये देखिए इतना बात जो है, इतना करने के बाद x और y का मान तो निकाल लिया, लेकिन इस विधि को समझने के लिए अभी कम से कम 2, 3, 4 हम लोग प्रश्न लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझेंगे। और एक ही नहीं, ये ना समझे कि एक ही उदाहरण से प्रतिस्थापन समाप्त हो जाएगा, लगभग मैं आपको 5-10 उदाहरण करवाने वाला हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से करवाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा क्लास ना हो, इसीलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। जब मिलेंगे अगले क्लास में तो हम लोग प्रतिस्थापन, विलोपन और साथ में अन्य सभी ग्राफीय विधियों को भी हम लोग एक ही साथ समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समय पे अपने इस पाठ को शुरू करें, ठीक है। हमारे साथ अब जो आपका क्लास टाइम होता है उस क्लास टाइम पे आप प्रत्येक रोज इंतजार करें वीडियो का और हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ।